नमस्कार। आज हम संरक्षण के एक बहुत ही अनोखे और ज़रूरी मॉडल को समझने जा रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। सवाल यह है कि प्रकृति को इंसानों से बचाने की जगह इंसानों के साथ मिलकर कैसे बचाया जाए, है ना? एक बड़ा सवाल, और बस इसी बड़ी चुनौती को सुलझाने की कोशिश करता है बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट। चलिए, तो फिर इस आइडिया में और गहराई से उतरते हैं। ये संरक्षण का एक बिल्कुल नया नज़रिया है, एक ऐसा मॉडल जो इंसान और प्रकृति के बीच एक पार्टनरशिप, एक साझेदारी बनाता है। तो आखिर ये बायोस्फीयर रिजर्व है क्या चीज़? देखिए, यूनेस्को की जो ऑफिशियल परिभाषा है वो कहती है कि ये सतत विकास के लिए सीखने के क्षेत्र हैं। मतलब इनका मेन काम ऐसे तरीके खोजना है जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को बचा भी पाएं और उसका इस्तेमाल भी टिकाऊ तरीके से कर पाएं। एक तरह का बैलेंस बनाना। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी जड़ें 1970s के दशक से जुड़ी हैं, जब यूनेस्को ने अपना एक बहुत ही ज़रूरी प्रोग्राम शुरू किया था, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में MAB कहते हैं। ये एक ग्लोबल पहल थी। अब सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, इसकी बनावट, इसकी संरचना। हर बायोस्फीयर रिजर्व का एक खास ब्लूप्रिंट होता है, जिसे 3 जोन में बांटा गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही। हर बायोस्फीयर रिजर्व में 3 एक दूसरे से जुड़े हुए जोन होते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी शहर का मास्टर प्लान होता है, जहाँ हर हिस्से का अपना एक खास काम होता है, लेकिन सब मिलकर पूरे शहर को चलाते हैं। यही 3 जोन वाली बनावट ही इसकी असली ताकत है। हाँ, तो ये 3 जोन हैं क्या? चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे अंदर एकदम दिल की तरह होता है कोर एरिया। ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, यहाँ सिर्फ मॉनिटरिंग और रिसर्च की इजाज़त है। फिर उसके चारों ओर एक घेरा है जिसे कहते हैं बफर जोन। यहाँ थोड़ी ढील है, जैसे इको टूरिज्म, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीज़ें हो सकती हैं। और फिर सबसे बाहर आता है ट्रांजिशन एरिया। ये वो जगह है जहाँ गांव, बस्तियाँ होती हैं, लोग रहते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये कि सब कुछ सस्टेनेबल तरीके से हो। तो ये तो हुई बात कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। अब सवाल उठता है कि इसके पीछे का मकसद क्या है, मतलब क्यों? तो इसके 3 मुख्य मिशन हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि इसके 3 मुख्य काम हैं जो एक साथ चलते हैं। पहला, कंजर्वेशन, यानी पेड़ पौधों, जानवरों और पूरे इकोसिस्टम को बचाना। दूसरा, डेवलपमेंट, यानी ऐसा आर्थिक विकास जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। और तीसरा, लॉजिस्टिक सपोर्ट, मतलब रिसर्च, एजुकेशन और मॉनिटरिंग को बढ़ावा देना। ये तीनों पिलर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अक्सर लोगों को बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क एक जैसे लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। चलिए, इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और देखते हैं कि ये सिर्फ एक पार्क से कहीं बढ़कर क्यों है। ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ कर देती है। देखिए, नेशनल पार्क का मेन फोकस होता है एकदम सख्त प्रोटेक्शन पर। वहाँ इंसानी दखलंदाजी को कम से कम रखा जाता है। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो इंसानों को समस्या नहीं, बल्कि समाधान का हिस्सा मानता है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। और एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि इसे यूनेस्को से, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मान्यता मिलती है। अच्छा, अब इन सब थियरी और कॉन्सेप्ट को जरा भारत के संदर्भ में देखते हैं। यहाँ ये रिजर्व एक तरह की जीती जागती लैब्स की तरह काम कर रहे हैं। हमारे देश में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ये नंबर अपने आप में बताता है कि भारत इस संरक्षण मॉडल को लेकर कितना सीरियस है। अगर कुछ बड़े नामों की बात करें तो उनमें शामिल हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो भारत का सबसे पहला था। फिर है सुंदरबन, जो अपने मैंग्रोव जंगलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हिमालय की गोद में बसा नंदा देवी रिजर्व और समुद्री जीवन से भरपूर मन्नार की खाड़ी। हर एक की अपनी एक अलग पहचान है। और आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ इस एक लाइन में है। इसका मेन आइडिया लोगों को बाहर निकालना नहीं, बल्कि उन्हें संरक्षण में पार्टनर बनाना है। सच कहूं तो यही इस पूरे मॉडल की आत्मा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये लगभग 50 साल पुराना आइडिया हमारी पृथ्वी के भविष्य को बचाने का सबसे अच्छा ब्लूप्रिंट हो सकता है? इस पर सोचना तो बनता है।